स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये करंट सिचुएशन की बात करी थी। करंट सिचुएशन को हमने क्या कहा था कि दो कैटेगरीज में हम सिचुएशन को डिवाइड कर रहे हैं। दो कैटेगरीज में, एक आपका लैकिंग फिजिकल फैसिलिटी, एक अनहैप्पी डेप्राइव्ड है, एक हैविंग फिजिकल फैसिलिटी, एक अनहैप्पी डेप्राइव्ड है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हम ये कहें कि किसी के पास रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम उसको दोनों कैटेगरी के बीच में रखेंगे। अगर किसी ने रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी को आइडेंटिफाई कर लिया है, नहीं है कि बात नहीं है यहाँ पे, उसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि उसकी कितनी फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, तो उसको दोनों कैटेगरी के बीच में रखेंगे। अगर हम प्रॉस्पेरस होना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी एक अलग कैटेगरी है, जिसमें हम ये कहेंगे हैविंग फिजिकल फैसिलिटी, हैविंग प्रॉस्पेरस। मतलब आपके पास जितनी फिजिकल फैसिलिटी होनी चाहिए उससे ज्यादा आपने प्रोड्यूस कर रखा है। अब इसके बाद हम आगे स्लाइड की बात करते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग को हम एज अ बॉडी ट्रीट करते हैं। अगर हम एज अ बॉडी ट्रीट करते हैं तो ये क्या गलत है? अगर हम नीड की बात करते हैं तो खाली नीड क्या हमारी फिजिकल फैसिलिटी और फीलिंग्स होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नीड ऑफ फीलिंग्स की बात करते हैं, जैसे रिस्पेक्ट है, तो क्या ये कंटिन्यूअस मैनर में होती है? आपकी नीड फॉर फीलिंग्स लाइक रिस्पेक्ट इज कंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस तो चलिए ठीक है, आपको चाहिए, लेकिन ऑल नीड्स आर फुलफिल्ड बाय फिजिकल फैसिलिटी। क्या सारी की सारी नीड आपकी फिजिकल फैसिलिटी से फुलफिल हो सकती है? अगर ये मैं कहें कि हम बहुत धनी हैं और मतलब हमारे पास बहुत पैसा है, हम जो चाहे संसार में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन में किसी या हम ये ऐसे डिफाइन करें कि हमारा सेल्फ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो क्या उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हम हैप्पी हैं? या फिर ये कह सकते हैं हम कि हमें बाहर रिस्पेक्ट मिलेगी, कंटिन्यूस मैनर में रिस्पेक्ट मिलेगी? नहीं, तो ये सोचना हमारा गलत है। तो क्या सारी की सारी नीड्स हमारी केवल कपड़ों से या हमारे पास जो फिजिकल फैसिलिटी होनी चाहिए उनसे पूरी होती है? नहीं। तो फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड अनलिमिटेड मैनर में, क्या ये सही है? नहीं। तो आपका ये ह्यूमन बींग बॉडी के तौर पे भी कहे तो वो भी सही नहीं है। अगर हम ये कहेंगे सारी की सारी नीड आपकी फिजिकल फैसिलिटी से पूरी होती है, वो भी सही नहीं है। फिजिकल फैसिलिटी आपको अनलिमिटेड मैनर में चाहिए, ये भी सही नहीं है। तो हमें अगर हम इसको इस तरीके से डिफाइन करें कि फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल इक्वल टू अनलिमिटेड एफर्ट फॉर फिजिकल फैसिलिटी और फीलिंग ऑफ डिप्रीवेशन आई डोंट हैव एनफ। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास एनफ चीजें नहीं है, तो अगर अवेलेबल लिमिटेड हमारे पास अवेलेबल अनलिमिटेड इक्वल टू अनलिमिटेड है, तो इट मीन्स दैट कि फीलिंग ऑफ डिप्रीवेशन आ रहा है हमारे अंदर, आई डोंट हैव एनफ। हम ही हमेशा सोच रहे हैं कि हमारे पास एनफ चीजें नहीं है। हम किसके लिए एफर्ट कर रहे हैं? फिर से एफर्ट फॉर फिजिकल फैसिलिटी के लिए कर रहे हैं। देखिए साइकिल के तौर पे चल रहा है, ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस रन हो रहा है कि अगर हमें ये लग रहा है कि फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल इक्वल टू हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, नहीं है हमारे पास, इट मीन दैट कि हम अपने आप को गरीब महसूस करते हैं, अपने आप को हम परेशान महसूस करते हैं, तो हम उस केस में फिजिकल फैसिलिटी जुटाने के लिए और एफर्ट करते हैं। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हम लोग के अंदर होती है। तो अगर हम मिसअंडरस्टैंडिंग 2 की बात करें, तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। क्या फिजिकल फैसिलिटी की शॉर्टेज है ऑल ओवर वर्ल्ड में? तो अगर हम यहाँ पे डेटा की बात करते हैं, तो कुछ डेटा हमारे सामने दिया हुआ है। ऑफ द 4.2 बिलियन टन्स ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड, मोर देन 1 बिलियन टन्स ऑफ फूड इज लॉस और वेस्टेड एवरी ईयर, यूएन बैक्ड रिपोर्ट फाइंड। यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है? हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में 4.2 बिलियन टन फूड आपका प्रोड्यूस होता है और 1 बिलियन टन हम लोग खाली वेस्ट कर देते हैं। इट मीन दैट कि इसमें किस में जा रहा है? वेस्टेज में जा रहा है। अगर ये वेस्टेज में जा रहा है तो क्या ये हमारे ह्यूमन बींग के लिए सही है? नहीं। ग्लोबल फूड प्रोडक्शन इज 6 टाइम्स रिक्वायरमेंट। फूड प्रोडक्शन 6 गुना ज्यादा है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। फूड वेस्टेज कितना है? 1/3 ऑफ प्रोडक्शन। जितना आप प्रोड्यूस करते हैं उसका 1/3 आप उसको बर्बाद करते रहे हैं। वेस्टेज इज एनफ टू फीड 1300 करोड़ पीपल पर ईयर। अगर जो वेस्ट हम करते हैं, ये इन वेस्ट से हम 1300 करोड़ पीपल को हर साल खाना खिला सकते हैं या उनका पेट पाल सकते हैं। तो ये आपका एक डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के बेस पे क्या हम ये कह सकते हैं हैव यू अंडरस्टूड ह्यूमन नीड? ह्यूमन नीड को हमने प्रॉपर्ली समझा है? क्या हम राइट यूटिलाइजेशन को प्रॉपर्ली समझ पा रहे हैं? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितना होना चाहिए, ये हमको समझ में आया? इज इट अ क्वेश्चन ऑफ रिलेशनशिप? क्या ये यहाँ पे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है या राइट अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, ये राइट एजुकेशन की प्रॉब्लम है? जो इस तरीके की प्रॉब्लम जो डेटा हमारा बता रहा है, ये प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है तो इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे सामने है, या फिर ये सारी की सारी प्रॉब्लम भी हमारे पास हो सकती है। व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में करना है, क्या प्रोड्यूस करना है। तो प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है? इसके अंदर आपका फिजिकल फैसिलिटी का प्रोडक्शन भी आता है और उनके मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए सर्विसेज भी आती है। जैसे घर में टीवी है अगर, तो फिजिकल फैसिलिटी में आ गया, आपने मनोरंजन के लिए आपने उसको रखा हुआ है घर में। अब अगर उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस की बात करें तो वो भी एक तरीके की सर्विस है जो कि फिजिकल फैसिलिटी के अंतर्गत ही आती है। कोई उसका पार्ट खराब होगा तो वो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही तो आपको मिलेगा। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर सर्विस भी आ गई।
अगर हम प्रोडक्शन सर्विसेज को देखें तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन एंड सर्विस, सेकेंडरी प्रोडक्शन एंड सर्विस एंड टेरिटरी प्रोडक्शन एंड सर्विस। अगर प्राइमरी की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या बात करेंगे, फूड, क्लॉथ और शेल्टर की, जो हमारे बॉडी के नर्चर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। नर्चर करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, क्लॉथ और शेल्टर चाहिए। और इनके लिए अगर सर्विसेज की बात करते हैं तो क्या क्या आती है, फूड के लिए कुकिंग आती है, क्लॉथ के लिए क्लीनिंग आती है, केयर ऑफ चिल्ड्रेन आता है, जेनेटिक केयर आती है, आपकी हेयर कटिंग आती है, सारी और इससे नंबर ऑफ सर्विसेज वहाँ पे हो सकती हैं जो प्राइमरी प्रोडक्शन एंड सर्विसेज के कैटेगरी में आता है। अगर हम सेकेंडरी प्रोडक्शन एंड सर्विसेज की बात करें तो इनमें क्या क्या आता है, आपका इक्विपमेंट आते हैं, इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो फिजिकल फैसिलिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, बुलडोजर है, सीमेंट मिक्सर है, ट्रक है, ट्रेन है, प्लेन है, ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स वहाँ पे इक्विपमेंट हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जो सेकेंडरी प्रोडक्शन एंड सर्विसेज में आते हैं। अब चूंकि हम ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे सारी चीजें, तो इनके रिपेयर के लिए भी हमको चीजें चाहिए होंगी, इनकी मेंटेनेंस के लिए भी हमको चाहिए होंगी, इनकी सर्विसेज के लिए भी जो कैटेगरी बनेगी इसी कैटेगरी में आपका आएगा। अगर हम टेरिटरी प्रोडक्शन एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो इनको चलाने के लिए, इनको डिजाइन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, डिजाइन चाहिए, कोडिंग चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाना है इसके लिए, तो ये सारी चीजें आपका इन सब चीजों के लिए रिक्वायर्ड है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स, डिजाइनिंग, कोडिंग, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर अबव, इन सब चीजों के लिए आज की डेट में जो मशीनरी हम लोग यूज करते हैं उनके लिए टेरिटरी सर्विस की रिक्वायरमेंट हमारे पास है। अब जैसे अगर हम सर्विस की बात करें तो मोबाइल अगर हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए तो मोबाइल रिपेयर की भी जरूरत होती है वहाँ पे। अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग बनाने की तो वहाँ पे बिल्डिंग की डिजाइनिंग की भी बात करते हैं। अगर हम कंप्यूटर बनाने की बात करते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर की डिजाइनिंग की भी बात करते हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की भी बात करते हैं। इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आपकी 3 टाइप की सर्विसेज में डिफाइन की गई हैं। अगर और आगे हम इसको लेके जाते हैं तो प्राइमरी प्रोडक्शन एंड सर्विसेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव। प्राइमरी प्रोडक्शन एंड सर्विस जो कि आपकी फूड और नर्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सभी के लिए रिक्वायर्ड है, सभी के लिए जरूरी है सर्वाइवल के लिए। अगर सेकेंडरी प्रोडक्शन की हम बात करते हैं जो हमने यहाँ पे बात करी है सेकेंडरी प्रोडक्शन की, तो आपका ये इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये आपको कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, डूइंग द प्राइमरी प्रोडक्शन, इट मेक्स द प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूदर। जो प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस है इसको स्मूथ करने के लिए हम सेकेंडरी सर्विसेज की हेल्प ले सकते हैं। और टेरिटरी प्रोडक्शन, आपका जो टेरिटरी प्रोडक्शन है वो किसके लिए यूज किया जाता है, इसी प्रोडक्शन प्रोसेस को और लार्जर ऑर्डर में बनाने के लिए और बेटर प्लानिंग करने के लिए हम इन सब सर्विसेज को यूज करते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या आ गया आपका, जो सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। सेकेंडरी प्रोडक्शन में क्या आ गया, प्राइमरी प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए जो जरूरी है। और टर्टरी प्रोडक्शन में क्या आ गया, जो सेकेंडरी और प्राइमरी प्रोडक्शन को और बड़े लेवल तक लेके जाने के लिए जरूरी है। जो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी, इस ऑर्डर में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक असाइनमेंट है हमारे लिए, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फिजिकल फैसिलिटीज एंड सर्विसेज बीइंग यूज्ड इन आवर होम। हमें इसके लिए एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि कितनी हमारी फिजिकल फैसिलिटी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, उनको प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्टरी प्रोडक्शन एंड सर्विस में आप डिफाइन कर लीजिए। प्राइमरी में आपके पास क्या क्या आता है, सेकेंडरी में आप क्या क्या सर्विस लेते हो, टर्टरी में क्या क्या सर्विस आप लेते हो। अब आप उसमें ये सर्च करिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज आर नीडेड इन सोसाइटी। सोसाइटी में किस किस चीजों की जरूरत है। मेनी टाइम्स वी फील दैट एग्रीकल्चर एंड कैटल कीपिंग आर द ओनली 2 ऑप्शंस। तो कभी कभी आपको ये भी पता चलेगा कि केवल एग्रीकल्चर और कैटल कीपिंग केवल 2 ऑप्शन हमारे पास हैं जो सोसाइटी के लिए हमारे जरूरी हैं, ना कि ये सारी चीजें जरूरी हैं जो इससे पहले ऊपर की कैटेगरी में हमने पढ़ा है। दिस लिस्ट कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस दैट अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू नर्चर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी और फॉर रनिंग ऑफ द सोशल सिस्टम। अब हम इसको अपनी जो लिस्ट बनाई है उनको और हम पर्टिकुलर डिवाइड कर सकते हैं कि एक लिस्ट में नर्चरिंग प्रोटेक्शन के लिए जो जरूरी है और दूसरा आपका जो सोशल सिस्टम को रन कराने के लिए जरूरी है। इस तरीके से लिस्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं। अराउंड 100 थिंग्स लिस्ट में अगर आप रखे इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस, तो हम एक कह सकते हैं हम लोग घर में जो भी चीजें यूज करते हैं तो मिनिमम 100 थिंग्स की तो लिस्ट आपकी बनी जाएगी। जहां पे आप उसको डिवाइड करने जाएंगे उसमें आप बहुत सी चीजें ऐसी देखेंगे जो आपको यहाँ से मिलेंगी, ना कि आपको किसी और कैटेगरी से मिलेगी, जो आपको इससे मिलेगी जिसकी हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर कैटल कीपिंग की, जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है।
अब हम यहाँ पे अगर बात करने जाते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस, चीज़ों को हम कैसे प्रोड्यूस करना है, तो नेचुरल लॉ के थ्रू हमें इसको प्रोड्यूस करना है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आते हैं, म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज। हमें ऐसा प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस नेचर अप्लाई करना है जो और रिसोर्सेज को इस तरीके से अप्लाई करना है कि जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस करेंगे वो सारी चीज़ें वापस नेचर में मिक्स हो जाए जब हम उसको फुली यूटिलाइज कर लें। रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ प्रोड्यूस्ड फैसिलिटी, अब हमें ये भी देखना है कि किस रेट से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस रेट से कंज्यूम कर रहे हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेट ऑफ कंजम्पशन शुड नॉट बी इक्वल। रेट ऑफ प्रोडक्शन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कंजम्पशन। आपका प्रोडक्शन का जो रेट है कंजम्पशन से हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी आएंगी जहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन का रेट इक्वल हो तो भी ठीक रहेगा। अगर हम आगे चलते तो और कैटेगराइज करेंगे तो अगर हम म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोसेस की बात करें तो एक साइक्लिक प्रोसेस ऑफ बाई प्रोडक्ट भी आता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि किसी एक प्रोडक्ट को बनाते समय कोई एक दूसरा प्रोडक्ट और जनरेट होता है जिसको कि बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ऐसे केसेज में हमें एक साइक्लिक प्रोसेस ऐसा अप्लाई करना है कि उन बाई प्रोडक्ट को भी आप पार्टिकुलरली प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए और वो आपके नेचर के लिए भी हार्मफुल ना हो। इवेल्युएशन ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी बिफोर इट्स जनरलाइजेशन, इन सबको जनरलाइज करने से पहले आपको ये भी देखना है कि आप टेक्नोलॉजी को अप्रोप्रिएट तरीके से कैसे यूज कर पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोसेस में एक साइक्लिक प्रोसेस यूज करना है जो कि आपका नेचर के लिए भी बेनिफिशियल हो। रेट ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन को भी हमें देखना है कि किस चीज़ के लिए क्या रेट ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन हमारे लिए जरूरी है। म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोसेस में हम साइक्लिक प्रोसेस बाई प्रोडक्ट के लिए भी देखेंगे कि एक प्रोडक्ट को डेवलप करते समय जो दूसरा प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है उसका भी एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि जिससे वो भी नेचर के लिए हार्मफुल ना हो। अगर हम उसको पूरी तरीके से अपने लिए यूज कर लेते हैं तो उसके बाद वो डिजॉल्व अपने आप नेचर में हो जाए, हमें ऐसा प्रोसेस अप्लाई करना है। टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली हमें अप्लाई करना है, ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। अगर हम और इसको हायर ऑर्डर पे लेके जाते हैं तो अर्थ एंड रिसोर्सेज पे हम साइक्लिक ऑर्डर की बात करते हैं तो उस केस में देखिए दो तरीके की होती है, साइक्लिक एंड एवरी यूनिट इन द प्रोसेस इज अनरीच्ड, जो आपका कहा जाता है अवृत्तशील प्रोसेस। इससे पहले आप एक बार इसको पढ़ चुके हैं। साइक्लिक एंड एवरी यूनिट इन द प्रोसेस इज एनरिच्ड, जैसे हम प्लांट की बात करते हैं। सॉइल वाटर एयर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही दूसरे से रिलेटेड है। प्लांट से जो भी चीजें जनरेट होती हैं सॉइल वाटर एयर में मिक्सअप हो जाती हैं। जो भी वेस्ट जनरेट होता है, जब इससे कोई वेस्ट जनरेट होता है तो आपका प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये मतलब ये दोनों आपको एक साइक्लिक प्रोसेस में रन कर रहे हैं। इसी तरीके से कहा गया है कि हमारा प्रोसेस ऐसा साइक्लिक होना चाहिए जिसमें जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो अपने आप एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो जाए, उसके लिए हमें अलग से एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट ना हो। This mutually enriching cyclic process is already going on in nature. We do not have to create it. जैसे इसकी बात कर रहे हैं प्लांट और सॉइल वाटर एयर की, तो आपका ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए हमें अलग से कोई एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही हमें इस प्रोसेस को क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बात इसकी इसलिए की जा रही है कि हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में भी ऐसा ही प्रोसेस अप्लाई करें जिससे कि जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो नेचुरल वे में अपने आप डिजॉल्व होती जाए। उसके लिए हमें अलग से कुछ एफर्ट ना करने पड़े कि बाद में हमें पता चला कि जो चीज़ें हमने प्रोड्यूस करी थी वो पूरी तरीके से जब हम उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं तो वो बाद में नेचर को हार्म पहुंचा सकता है। यूटिलाइजेशन के बाद जब हम उसको डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व नहीं हो सकता। जैसे पॉलीथीन है आपका, आपके जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इस तरीके से बहुत ही चीज़ें एनवायरनमेंट में हैं जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। वो एनवायरनमेंट में आसानी से डिजॉल्व भी नहीं होती हैं, आसानी से उनको हम एनवायरनमेंट से हटा भी नहीं सकते हैं। स्टूडेंट अब इसके आगे की फ्लैट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।